हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 40वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रजत आयाश को गोद में लेकर नीचे आया और शीतल स्वीटी के रूम में चली गई थी। उसने स्वीटी को शावर दिलाया और फिर स्वीटी के साथ वो भी नीचे हॉल में आई। आज उन दोनों को स्वीटी के एडमिशन के लिए स्कूल जाना था। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद शीतल ने आयाश को कामाक्षी जी को दिया और रजत की तरफ देखते हुए बोली, अब हम चले। रजत ने स्वीटी का हाथ पकड़ लिया और बारह की तरफ निकलने लगा। शीतल भी उनके पीछे पीछे जा रही थी, लेकिन अचानक से उसके कदम रुके और वो वापस कामाक्षी जी के पास आकर आयाश को देखने लगी। आयाश को देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पता नहीं क्यों आज आयाश से दूर जाना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कामाक्षी जी मुस्कुराते हुए बोली, अभी तो आ जाओगी तुम, थोड़ी देर में इतना परेशान क्यों हो रही हो। चाहे तो आयाश को अपने साथ ले जाओ, लेकिन वहाँ पर खामखा तुम भी परेशान होगी और आयाश भी, इसे तो मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ। कामाक्षी जी की तरफ शीतल देखते हुए बोली, पक्का संभाल लेंगे ना आप। पता नहीं क्यों अजीब सा डर लग रहा है। कामाक्षी जी उसे हैरानी भरी नज़रों से देखने लगी। तभी प्रिशा ने आकर शीतल को पीछे से हक किया और बोली, अब क्यों इतना परेशान हो रही है भाभी, माँ है ना, वो आयांश को अच्छे से संभाल लेंगी और अब तो मैं भी हूँ ना, मुझे भी तो आयांश के साथ थोड़ा खेलने का मौका मिलना चाहिए ना। ये बोलते हुए अब उसने आयांश को अपनी गोद में ले लिया। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर आती हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गई। बाहर गाड़ी में रजत उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही शीतल फ्रंट सीट पर बैठी, रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक बार फिर से उसने मेरे हक पर कब्जा करने की कोशिश की क्या। शीतल ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, प्लीज़ मिस्टर ग्रीन आइज, स्वीटी भी है हमारे साथ। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी थी। रजत हंसा और पीछे सीट पर बैठी हुई स्वीटी की तरफ देखने लगा, जो अपने हाथों में अपना टॉय लिए हुए बैठी थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक स्कूल के बाहर आकर रुकी। अंदर जाकर उन्होंने स्वीटी के एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। स्वीटी शे ही शुरू होने वाला था। स्वीटी अपनी न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी और उसे खुश देखकर शीतल भी बहुत खुश हो रही थी। वो तीनों स्कूल से बाहर निकले और एक बार फिर से गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। लेकिन अभी वो तीनों कुछ ही दूर पर आए थे कि रजत शीतल की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें हनीमून पर कहाँ जाना है। शीतल ने एक बार फिर से उसे घूरते हुए देखा। उसकी नज़र खुद पर देख रजत हंसने लगा। उसने हनीमून की तो सारी तैयारियां पहले से कर ली है, वो तो बस यूं ही शीतल को छेड़ रहा था। तभी अचानक से शीतल जोर से चिल्लाई, मिस्टर ग्रीन आइज। इससे पहले कि रजत उसका चिल्लाना सुनता, सामने से एक ट्रक बड़ी ही तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। रजत कुछ करता उससे पहले ही वो ट्रक आकर सीधा उनकी गाड़ी के अंदर धंस गया। लेकिन रजत और शीतल दोनों ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन दोनों के एयर बैग्स खुल चुके थे और एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उन दोनों को कुछ नहीं हुआ। स्वीटी पूरी तरह से शीतल की गोद में सिमटी हुई थी और रजत ने उन दोनों को ही कवर कर रखा था। रजत शीतल की तरफ देखते हुए बोला, अब हमें बाहर निकलना होगा, रिस्क है यहाँ। रजत ने तुरंत स्वीटी को अपने पास लिया और बोला, तुम जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो। उसकी बात सुनकर शीतल तुरंत गाड़ी से बाहर निकल गई और रजत भी स्वीटी को गोद में लिए बाहर निकला। स्वीटी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रजत और शीतल दोनों गाड़ी की तरफ देख रहे थे, जिसका बोनट पूरा उस ट्रक में धंस चुका था और ट्रक ड्राइवर वहां से भाग चुका था। बाहर आने के बाद शीतल तुरंत से रजत के सीने से लगी। वो अभी बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। किसी तरह उसने अंदर खुद को संभाल लिया था, लेकिन अब उसकी जान निकल रही थी। रजत उसे संभालते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, जब तक मैं हूँ तब तक तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
शीतल ने गुस्से से उसे धक्का मार दिया और बोली, ये सब आपकी ही वजह से हुआ। अगर आपका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ नहीं होता तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर आज कुछ हो जाता तो। रजत ने उसे एक बार फिर से अपने करीब किया और बोला, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? सब ठीक है चिली फ्लेक्स, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बोलते हुए रजत ने एक तरफ स्वीटी को तो दूसरी तरफ शीतल को अपनी बाहों में समेट रखा था और उसकी नज़रें उस ट्रक पर थी जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस ट्रक को देखते हुए उसकी नज़रें तिरछी हो चुकी थी। शीतल आयाश के बारे में सोच रही थी। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो आयाश आयाश उसका क्या हाल होता। उसका दिल अभी भी ज़ोरों से धक धक कर रहा था। तकरीबन 5 मिनट के बाद एक लग्जरियस गाड़ी रजत और शीतल के सामने आकर रुकी, जो रजत ने ही मैसेज करके बुलवाई थी। उस गाड़ी को नीरज ड्राइव कर रहा था। रजत ने शीतल को गाड़ी में बिठाया और फिर तुरंत उस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। नीरज अब वहाँ से दूसरी गाड़ी में जाने वाला था। रजत शीतल को लेकर वापस मेंशन के लिए निकल चुका था। कुछ देर बाद जब रजत शीतल मेंशन में पहुँचे तो उनके उतरे हुए चेहरे देखकर कामाक्षी जी हैरान रह गई। तब तक हर्षवर्धन जी को भी रजत के एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका था। वो तुरंत अपने रूम से बाहर आए और रजत की तरफ देखते हुए बोले, तुम ठीक तो हो ना? रजत ने अपना सर हाँ में हिलाया। कामाक्षी जी हैरानी से बोली, आखिर बात क्या है? तुम दोनों के चेहरे इतने थके हुए क्यों हैं? और स्वीटी इतनी डरी सहमी क्यों है? ये बोलते हुए उन्होंने आकर स्वीटी को अपनी गोद में ले लिया। त्रिशा भी अपने हाथ में आयाश को लेकर वहीं खड़ी थी। रजत कामाक्षी जी की तरफ देखते हुए बोला, मैं शीतल को लेकर रूम में जा रहा हूँ, आप स्वीटी को संभाल लीजिएगा और प्लीज़ शीतल के लिए जूस और कुछ खाने को भिजवा दीजिएगा। ये बोलकर उसने शीतल का हाथ थामा और उसे लेकर जाने लगा। शीतल उसे रोकते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर ग्रीन आइज, मुझे थोड़ी देर आयाश। रजत उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, मैंने कहा ना हम दोनों रूम में चलते हैं। ये बोलकर वो अब बिना शीतल की बात सुने ही उसे अपने रूम में ले जाने लगा। शीतल ने अपना चेहरा घुमाकर आयाश की तरफ देखा। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर रही थी और आयाश को अपने सीने से लगाना चाहती थी, लेकिन रजत ने उसकी बात ही नहीं सुनी। वो उसे लेकर ऊपर रूम में आया और उसकी तरफ देखने लगा। शीतल अभी हैरानी से उसकी तरफ देख ही रही थी कि रजत ने उसे अच्छे से अपने सीने से लगाया और पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया। डर तो आज रजत को भी बहुत लगा जब एक पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो शीतल को खो सकता है। शायद आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। वो सच में डर से कांप गया था। शीतल भी उसके सीने से लगकर रो पड़ी। रजत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, आई एम सो सॉरी। शीतल रोते हुए बोली, आज मुझे सच में बहुत डर लगा मिस्टर ग्रीन आइज। ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ पाकर एक बार फिर से खो दिया। ऐसा लगा जैसे आज मैंने अपनी ज़िंदगी भी गंवा दी और आप सबको भी। रजत उसे अपने सीने से लगाकर बोला, आई प्रॉमिस आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। पता नहीं कैसे मुझसे गलती हो गई। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो, लेकिन आई प्रॉमिस आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा। शीतल ने अब कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से सर लगाकर खड़ी रही। रजत ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शीतल हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर ग्रीन आइज? रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब बीवी को नाराज़ किया है तो उसे थोड़ा खुश करना तो बनता ही है ना। अब शीतल की आंखें बड़ी होने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रजत ने उसे बाथटब के अंदर लेटाया। शीतल उसे देखते हुए बोली, नीचे स्वीटी और आयांश को हमारी ज़रूरत है। रजत उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर बोला, उनके पास मॉम है, उन्हें वो संभाल लेगी, पहले तो मुझे संभालो। शीतल उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, मैं ठीक हूँ मिस्टर ग्रीन आइज। रजत उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, मुझे शादी के बाद से तुम्हारे चेहरे पर एक ग्लो नज़र आता था, लेकिन फ़िलहाल वो ग्लो गायब है, तो मुझे वो ग्लो तो तुम्हारे चेहरे पर लाना होगा ना। ये बोलकर उसने
पानी का टैप ऑन किया और उन दोनों की बॉडी पानी में गर्म भीगने लगी। अभी उन दोनों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब रजत का हाथ शीतल की बॉडी पर चल रहा था और उनकी बॉडी से कपड़े धीरे धीरे कर अलग होते जा रहे थे। रजत शीतल के कुर्ते को निकालकर उसके कंधे को चूमने लगा। शीतल ने अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए और अपने हाथों से हल्की हल्की उसकी बॉडी को सहलाने लगी। रजत उसके कंधे को चूमकर धीरे धीरे उसके सीने पर आया और उसकी इनर वियर के स्ट्रेप को निकालने लगा। रजत कभी उसके कंधे को चूम रहा था तो कभी सीने पर, कभी पेट पर, तो कभी वापस उसके चेहरे पर आकर उसके होठों को चूमने लगा। शीतल के हाथ भी कभी रजत के सीने पर होते तो कभी उसकी पीठ पर, कभी उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाती तो कभी उसको बालों को अपने हाथों में जकड़ने लगती। उसकी सांसें अब धीरे धीरे गहरी होते जा रही थी और उन दोनों के पैर आपस में उलझे हुए थे। रजत ने शीतल को कमर से पकड़ा और उसे अपनी तरफ झुकाते हुए खुद पीछे की तरफ होने लगा तो अब शीतल उसके ऊपर आ गई और उसके होठों को खुद किस करने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली उसे किस कर रही थी और रजत उसे वाइड करने के लिए उसके होठों के साथ छेड़छाड़ करने लगा था। उसका इशारा समझकर शीतल ने थोड़ा वाइल्डली उसे किस करना शुरू किया। हालांकि उसे ज़्यादा वाइल्ड होना नहीं आता था, लेकिन रजत के साथ रहकर वो भी काफ़ी कुछ धीरे धीरे सीख रही थी। रजत के हाथ उसकी पीठ पर चल रहे थे। अचानक ही जब दोनों की सांस उखड़ने लगी तो दोनों थोड़ा सा अलग हुए और अगले ही पल रजत ने शीतल को घुमा दिया, जिससे शीतल की पीठ उसके सामने आ गई और अब वो उसकी पीठ पर किस करने लगा। रजत ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया और अब उसकी गहरी सांसें उस वॉशरूम में गूंजने लगी। कुछ देर बाद रजत शीतल के ऊपर झुकने लगा और शीतल की कमर व्हाट्सएप से लगी हुई थी और रजत पूरी तरह से उस पर झुक रहा था। दोनों एक दूसरे के चेहरे को बड़े ही सेडक्टिव नज़रों से देख रहे थे और एक बार फिर से लिप लॉक करते हुए एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। पर वो मोमेंट की हलचल पानी के ऊपर से दिखाई दे रही थी और दोनों की गहरी सांसें उस वॉशरूम में गूंज रही थी। अभी कुछ देर पहले जो हादसा हुआ था वो हादसा शीतल के दिमाग से धीरे धीरे निकलता ही जा रहा था। वो पूरी तरह से रजत में सिमटी हुई थी। तकरीबन 2 घंटे बाद उसे टॉवेल में लपेटकर बाहर बेड पर लाया। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर ग्रीन आइज, अब मुझे सोने के लिए मत कहिएगा, मुझे सोना नहीं है। रजत उसे घूरते हुए बोला, जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यही कहूँगा तो तुम्हें आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए। शीतल तुरंत बोली, प्लीज़ मिस्टर ग्रीन आइज, मुझे आयाश के पास जाना है, उसे मेरी ज़रूरत होगी। हम कितनी देर घर से बाहर रहे और अब कितनी देर से हम वॉशरूम में हैं। प्लीज़ मुझे 5 मिनट उसके पास रहने दीजिए ना। उसके बाद आप मुझे सोने के लिए कहेंगे तो मैं चुपचाप सो जाऊंगी। रजत उसे देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम्हारी पूरी थकावट दूर नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें आयाश से मिलना है तो मैं आयाश को ऊपर ही बुला लेता हूँ, वो तुमसे मिलकर चला जाएगा। उसकी बात सुनकर शीतल उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। रजत ने पहले शीतल को कपड़े पहनाए और खुद भी कपड़े पहने। कपड़े पहनकर उसने प्रिशा को फ़ोन पर मैसेज किया तो प्रिशा आयाश को लेकर ऊपर रूम में आई। आयाश को अपनी गोद में लेने के बाद शीतल के चेहरे पर जो थोड़ी बहुत कमी थी वो भी पूरी हो गई और अब सच में उसका चेहरा एक बार फिर से ग्लो करने लगा था। प्रिशा 5 मिनट के आने का बोलकर वहाँ से चली गई। रजत शीतल और आयाश को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैंने पूरे 2 घंटे मेहनत की और वो फल मुझे नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। और इस छोटे बिल्लू ने 5 मिनट में ही क्या जादू कर दिया, इसीलिए तो जलन होती है मुझे इससे। उसकी बात सुनकर शीतल उसे घूरते हुए देख रही थी। तकरीबन 5-7 मिनट बाद प्रिशा वापस आई और आयाश को लेकर वापस चली गई। रजत उसके जाने के बाद शीतल की तरफ देख रहा था और शीतल उसके कुछ बोलने से पहले ही तकिए पर अपना सर रखकर लेट चुकी थी। रजत हंसा और फिर रूम लाइट ऑफ करके रूम से बाहर निकल गया। बाहर आते ही अब तक जो रजत एकदम से बेफिक्र नज़र आ रहा था उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और नीरज को कॉल कर बोला, उस ट्रक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली? नीरज सामने से बोला, आपका शक बिल्कुल
सही था, उस ट्रक की नंबर प्लेट फेक है और उसके ड्राइवर से लेकर उसके ओनर तक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आप फिक्र मत कीजिए बॉस, बहुत जल्दी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। रजत गुस्से से कांपते हुए बोला, अगर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना नीरज, तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ये बोलकर रजत ने नीरज का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आज किसी ने ना सिर्फ उस पर बल्कि उसकी पूरी फैमिली पर अटैक किया था और इस बात को सोचकर रजत का गुस्सा हद से पार जा रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोला, ये काम अंकिता का नहीं हो सकता, भले ही वो कितनी ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन उसकी औकात नहीं कि रजत भोसले को खरोच भी पहुंचा सके। जरूर ये कोई ऐसा है जो मुझसे छिपा हुआ है, लेकिन रजत भोसले से छिपना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत जल्दी तुम मेरे सामने होंगे और तुम्हारी गलती की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। ये बोलते हुए एक बार फिर से रजत का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में विराट का डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो अपनी गाड़ी में बैठकर अब अपने घर आ गया। घर आते ही वो अपने डैड के रूम में गया, क्योंकि आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था, लेकिन उसके डैड उसे मिलने तक नहीं आए। तभी उसकी नज़र उसके डैड पर गई, जो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे और उनकी बातें सुनते हुए विराट के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मिस्टर ओबराय किसी से फ़ोन पर बोल रहे थे, आज अगर वो रजत भोसले बच गया तो क्या हुआ, उसकी मौत बहुत जल्दी एक बार फिर से उसके पास दस्तक देगी। आज ही वो और उसका पूरी परिवार ख़त्म हो जाता, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी जो उसकी बीवी और उसकी बेटी भी दोनों भी बच गए। लेकिन अब जब तक उसका पूरा परिवार ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। तुम जल्द से जल्द उन दोनों पर दोबारा अटैक करो और इस बार कोई भी नहीं बचना चाहिए, न ही रजत भोसले और न ही उसकी बीवी और बच्चे। ये बोलते हुए उनके जबड़े कसे हुए थे। विराट उनके पास आया और हैरानी से उन्हें देखते हुए बोला, आपने शीतल को मरवाने की प्लानिंग की, आपने शीतल को मरवाना चाहा। उसे अपने सामने देखकर मिस्टर ओबराय के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी झलक रही थी। विराट गुस्से से अपने डैड को देख रहा था। उसका सवाल सुनकर मिस्टर ओबराय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, क्यों, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? उस लड़की की वजह से क्या हालत हो गई है तुम्हारी और अभी भी तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? विराट फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डैड? मेरी ये हालत शीतल की वजह से नहीं हुई है, बल्कि रजत की वजह से हुई है। आप जो करना है रजत के साथ कीजिए, लेकिन अगर शीतल को कुछ हुआ तो सही नहीं होगा। मिस्टर ओबराय गुस्से से कांपते हुए बोले, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? विराट बोला, धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं आपको डैड, आपको मेरी बातों का गलत मतलब समझ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप शीतल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। अगर शीतल को कुछ भी हुआ तो मैं आपसे अपना रिश्ता ही तोड़ दूँगा। मिस्टर ओबराय के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन आ गए। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोले, उस लड़की के लिए तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो? विराट भी चिल्लाकर बोला, हाँ, आपसे रिश्ता तोड़ने की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि वो लड़की मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ, ना कि उसे ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, वो जुनून है मेरा। और अगर शीतल को कुछ हुआ तो मैं सच में आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा डैड, कभी नहीं। एक बात मेरी याद रखिएगा, आपकी भी मेरी दुश्मनी सिर्फ रजत के साथ है, शीतल के साथ नहीं। बाकी आपको जिसके साथ जो भी करना है, आई डोंट केयर, भले ही वो रजत हो या फिर रजत की फैमिली। ये कहकर विराट तुरंत वहाँ से चला गया और मिस्टर ओबराय विराट को जाते देखते ही रह गए। वो गुस्से से मुट्ठियाँ कसकर बोले, आज तक तुमने कभी मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की और आज तुम उस लड़की के लिए मुझे धमकी तक दे रहे हो। अब तो उस लड़की का बचना बिल्कुल भी नामुमकिन है। ये बोलकर उन्होंने तुरंत अपने फ़ोन से किसी को मैसेज कर दिया। शाम का वक्त, शीतल त्रिशा बच्चों के साथ बाहर गार्डन एरिया में थी और रजत अभी तक बाहर से घर नहीं आया था। वो दोपहर के वक्त शीतल को अपना ढेर सारा प्यार
लेने के बाद वहाँ से चला गया था और अब वो बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। उसे रजत का इंतज़ार था, लेकिन शाम से रात हो गई, रजत घर नहीं आया। अंधेरा होते ही शीतल प्रिशा की तरफ देखते हुए बोली, अब हम अंदर चलते हैं। प्रिशा मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ, अब तो आप अंदर जाएंगे ही। आखिर आपको भाई का इंतज़ार जो है, भाई आएंगे तो ही तो आपको आपके इंतज़ार का फल मिलेगा। शीतल हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो प्रिशा? मैं तो बच्चों को इसलिए अंदर लेकर जाने की बात कर रही थी क्योंकि रात का वक्त हो रहा था और बाहर गार्डन में कई तरह के इंसेक्ट होते हैं। प्रिशा हंसी और बोली, हाँ तो मुझे भी पता है, लेकिन आपके अंदर जो इस वक्त प्यार का कीड़ा मचल रहा है, शांत तो आपको उस कीड़े को करना है। उसकी बात सुनते ही अब शीतल का चेहरा लाल होने लगा था। इंतज़ार तो उससे भी रजत का बहुत था। अब ये इंतज़ार क्यों था, ये बात तो बस उसका दिल ही जाने। वो प्रिशा से अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, चलो बच्चों को लेकर अंदर, डिनर का टाइम भी हो गया है। ये बोलकर उसने प्यार से आयांश को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अंदर जाने लगी। प्रिशा भी स्वीटी का हाथ पकड़कर उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी। शीतल के कदम धीमे हो गए। वो प्रिशा की तरफ देखने लगी जो अंदर जा चुकी थी। शीतल प्रिशा के बारे में सोचते हुए बोली, मुझे ये तो पता चल गया है कि प्रिशा कोमा में थी, लेकिन आखिर उसके साथ क्या हुआ था? कोई एक्सीडेंट या फिर? ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। उसने रजत के साथ बात करने की कोशिश भी की थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर प्रिशा कोमा में पहुंची कैसे, उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन रजत ने उसकी बात को टाल दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से शीतल के मन में प्रिशा को लेकर सवाल उठने लगे थे। अंदर आने के बाद शीतल ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाना शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ देर सब लोगों ने इंतज़ार किया। स्वीटी ने शीतल से फ़ोन लेकर रजत को कॉल भी किया क्योंकि आज उसका अपने डैडी के हाथों से खाना खाने का मन था, लेकिन रजत ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। तो शीतल सबकी तरफ देखते हुए बोली, आप लोग प्लीज़ डिनर कर लीजिए, जब मिस्टर भोसले आएंगे तो मैं उन्हें डिनर सर्व कर दूंगी। कामाक्षी जी उनकी तरफ ही देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अपनी बात तो पूरी करो। शीतल ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। कामाक्षी जी उसे छेड़ते हुए बोली, तुमने ये तो नहीं कहा कि तुम्हें अभी भूख नहीं है और तुम भी बाद में ही खाओगी? और फिर सच में जब रजत आ जाएगा तो एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाओगे? उसकी बात सुनकर शीतल शर्माते हुए बोली, प्लीज़ माँ, आप ना सच में मुझे बहुत परेशान करती हैं। प्रिशा शीतल की तरफ ही देख रही थी। शीतल के चेहरे पर जो ग्लो नज़र आता था, उससे साफ पता चलता था कि ये ग्लो रजत के प्यार का है। वो रजत और शीतल के लिए बहुत थी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए अचानक ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मायूसी झलकने लगी और फिर एकदम से उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा झलकने लगा। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए फोक को बहुत ही कसकर पकड़ा और फिर अचानक ही प्लेट और उस फोक को गिरने की आवाज़ आई। सबने हैरानी से प्रिशा की तरफ देखा। प्रिशा तुरंत अपनी जगह से उठी और बोली, सो सॉरी, लेकिन अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, मैं बाद में डिनर करूँगी, मुझे रेस्ट करना है। ये बोलकर वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। शीतल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी कामाक्षी जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोक दिया। शीतल हैरानी से कामाक्षी जी की तरफ देखने लगी, लेकिन फिलहाल हर्षवर्धन जी वहाँ पर थे तो शीतल कुछ बोल ही नहीं पाई। डिनर करने के बाद आयांश कामाक्षी जी के साथ उनके कमरे में चली गई और स्वीटी को सुलाने के लिए शीतल उसके कमरे में आई। उसे सुलाने के बाद शीतल वापस अपने कमरे में आई और आकर अपने फ़ोन से रजत को फ़ोन करने लगी, लेकिन रजत उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। अब शीतल को बेचैनी सी होने लगी थी। रजत कभी भी ऐसा नहीं करता था कि इतने टाइम तक उसका कॉल रिसीव ना करे। उसने तुरंत नीरज को कॉल किया तो उसका कॉल भी नहीं लगा। शीतल का दिल अब डरने लगा। उसे बार बार आज के दिन में जो हुआ वो एक्सीडेंट याद आने लगा। उस एक्सीडेंट के बारे में सोचते हुए तो अब उसका दिल बैठा ही जा रहा था।
वो अब सोच ही रही थी कि आखिर वो रजत के बारे में पता कैसे लगाए। तभी उसका दरवाज़ा खुला और रजत अंदर की ओर आया। उसे देखकर शीतल तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसके कदम ठिठक गए। सामने रजत खड़ा था, लेकिन उसकी हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था और चेहरा भी एकदम लाल था। शीतल का दिल कांप गया। एक पल रुकने के बाद वो तुरंत रजत की तरफ आई और हैरानी से बोली, ये सब क्या है मिस्टर ग्रीन आइस? ये खून और ये सब? ये बोलते हुए उसकी नज़र रजत के चेहरे से लेकर उसकी गर्दन, उसकी शर्ट, उसके हाथों तक घूम रही थी। रजत अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, कुछ भी नहीं, वो किसी और का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन सामने वाले को लगी थी, तो बस उसकी हेल्प की। उसकी बात सुनकर शीतल उसे घूरते हुए देख रही थी। रजत की इधर उधर की बातें और नज़रें बता रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। वो गुस्से से बोली, आप मुझे सच सच बता रहे हैं मिस्टर ग्रीन आइज या फिर नहीं? उसकी बात सुनकर रजत उस वक्त को याद करने लगा जब आज थोड़ी देर पहले ही उसे उस ट्रक ड्राइवर के बारे में पता चला जिसने रजत और शीतल की गाड़ी का एक्सीडेंट किया था। उस ड्राइवर के बारे में पता चलते ही रजत उससे मुलाकात करने के लिए निकल गया और फिर रजत और उसकी मुलाकात उस शख्स की किसी के साथ आखिरी मुलाकात बन गई, क्योंकि उसके बाद उसकी सांसें ही खत्म हो गई। रजत सिर्फ उससे उस इंसान का नाम जानना चाहता था जिसने उसे रजत का एक्सीडेंट करने के लिए कहा था, लेकिन वो शख्स कुछ ज़्यादा ही वफादार निकला और आखिर रजत को उसकी वफादारी और उसे दोनों को ख़त्म करना पड़ा। शीतल उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे बता रहे हैं मिस्टर ग्रीन आइज या फिर नहीं? रजत शांत नज़रों से उसे देखता रहा। शीतल फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, ओके फाइन, आपको मुझे नहीं बताना तो मत बताइए, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगी तो रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अगले ही पल शीतल आकर उसके सीने से जा लगी। रजत उसे देखते हुए बोला, मैंने कहा ना तुमसे चिली फ्लेक्स की, मैं किसी की हेल्प कर रहा था, किसी का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं अपनी शर्ट उतार कर कोई नई शर्ट पहन लेता और खुद को साफ करके तुम्हारे पास आता तो क्या तुम्हें कुछ पता चलता? शीतल हैरानी भरी नज़रों से उसे देखने लगी। रजत एक बार फिर से बोला, बताओ मुझे, क्या तुम्हें पता चलता कि मैं कहाँ था कहाँ नहीं, मेरे साथ क्या हुआ नहीं या नहीं हुआ? मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, इसीलिए तो जैसी हालत में था वैसे ही तुम्हारे सामने आ गया और अब तुम हो कि मुझसे नाराज़ हुए जा रही हो। पति इतनी देर के बाद तुम्हारे सामने आया और उसे अपने होठों से खाने के बजाय अपनी नज़रों से खाए जा रही हो। उसकी बात सुनकर अब शीतल का दिल धक धक करने लगा। रजत ने उसके पेट पर अपना हाथ रखकर उसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए कहा, अब तक तो तुम्हें अपने पति को रिलैक्स करने के लिए उसे तकरीबन 4 या 5 बार किस तो कर ही देना चाहिए था। जिस पति ने फ्रस्ट्रेट होकर अपनी शर्ट उतारी, उसकी पैंट के बटन खुद ब खुद खोल देने चाहिए थे तुम्हें, और तुम हो कि उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि शीतल ने उसके सीने पर अपना हाथ मारा और बोली, कुछ भी बोलते रहते हैं आप मिस्टर ग्रीन आइज। आपको पता है कि मेरी सांसें हलक में अटकी हुई थी, मैं कितना परेशान थी आपके बारे में सोच सोच कर। आपने तो मेरा दिमाग ही घुमा कर रखा था। शाम से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप है कि मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। रजत ने अब अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे और बोला, आई एम सो सॉरी चिली फ्लेक्स, अगर मुझे पता होता कि तुम इतना परेशान हो रही हो तो मैं पहले ही तुम्हें फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देता, लेकिन मैं सच में भी बिजी था। जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ था उसकी हालत थोड़ी नाजुक थी, तो मैं बस उसके ट्रीटमेंट में लगा हुआ था। शीतल उसकी बातें तो सुन रही थी, लेकिन उसे उसकी बातों पर यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ भी था तो रजत खुद उसका सारा ट्रीटमेंट करवाए, और वो भी शीतल के फ़ोन इग्नोर कर। अगर ऐसा कुछ होता तो भी उस आदमी को अपना पूरा ध्यान देने के बजाय रजत अपने गार्ड्स को या फिर नीरज को उस आदमी की हेल्प करने के लिए बोलता।
जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा था जो रजत उसे छिपा रहा था। ये बात शीतल समझ चुकी थी, लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, इट्स ओके मिस्टर ग्रीन आइस, आप जाइए, जाकर वॉशरूम में शावर ले लीजिए, तब तक मैं डिनर लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ शावर लेने। शीतल बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, अपने पैरों से। रजत उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसे वापस अपनी तरफ खींचते हुए बोला, पैरों से वॉशरूम के अंदर जाऊंगा, लेकिन अकेले पैरों से क्या करूंगा। पैरों में पैर उलझाने के लिए किसी के और के पैर तो चाहिए ही ना। उसकी बात सुनकर शीतल के रोंगटे खड़े होने लगे। वो तुरंत बोली, प्लीज़ मिस्टर ग्रीनाइस, पहले आप शावर लीजिए, उसके बाद डिनर, उसके बाद आपको जो करना हो वो आप कीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनकर रजत मासूमियत भरे लहजे से बोला, कुछ भी नहीं। शीतल तुरंत बोली, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत के एक्सप्रेशन एकदम से बदले और रजत ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। शीतल एकदम से हैरान रह गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, ना तो मुझे किसी शावर की ज़रूरत है और ना ही किसी डिनर की, मुझे तो मेरी चिली फ्लेक्स की ज़रूरत है और मुझे उसे खाना है। ये बोलते हुए वो अपने होठों पर अपनी जीभ गोल गोल घुमा रहा था और उसके एक्सप्रेशन देखकर शीतल को कुछ कुछ तो होने लगा था। रजत उसे लेकर वॉशरूम के अंदर आया और उसे नीचे ज़मीन पर खड़ा कर ऊपर लगा शावर ऑन कर दिया, तो शावर का पानी तुरंत उन दोनों को भिगोने लगा। शीतल वहाँ से हट भी नहीं पाई। वो रजत की तरफ देखते हुए बोली, आपको भूख नहीं लगी क्या। रजत उसे सेलेक्टिव नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे कितनी भूख लगी है, क्या ये सच में जानना चाहती हो तुम। रजत की बात सुनकर शीतल ने अपना सर हाँ में हिलाया। उसे रजत की बिल्कुल बातें नॉर्मल लग रही थी, लेकिन रजत के दिमाग में क्या चल रहा था इस बात का उसे आइडिया भी नहीं था। रजत ने उसे पीछे दीवार से लगाया और खुद उसके ऊपर झुककर उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया। रजत शीतल का हाथ नीचे की तरफ ले जाने लगा तो शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगी, लेकिन रजत ने तुरंत उसे वापस दीवार से लगाया और बोला, अब तो तुम्हें मेरी भूख के बारे में जानना ही पड़ेगा चिली फ्लेक्स। आखिर इस भूख को शांत भी तो तुम ही करोगी। शीतल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। रजत ने शीतल का हाथ अपने नीचे रखा तो शीतल ने गहरी सांस ली। वो पूरी तरह से कांपने लगी थी। वो तुरंत अपने हाथ पीछे की तरफ हटाने लगी, लेकिन रजत ने उसे सर्द नज़रों से देखा और बोला, खबरदार, जो अपना हाथ पीछे हटाया तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, तो फिर पता नहीं कैसे कैसे अपनी भूख शांत करवाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं अपनी भूख बता रहा हूँ, अगर नखरे दिखाओगी तो उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही शीतल मुंह बनाते हुए बोली, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप मिस्टर भोसले, चुप हो जाइए ना, मुझे शर्म आ रही है। रजत मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हें बेशर्म ही तो बनाना है मुझे, इतना बेशर्म कि तुम खुद मेरे पास आओ और मुझसे कहो कि मुझे आपकी भूख को शांत करना है। ये बोलते हुए रजत ने बड़े ही सेलेक्टिव एक्सप्रेशन बनाए हुए थे। शीतल ने उसे देखते हुए अपनी नज़रें झुका ली। रजत उसके ऊपर झुका और उसकी गर्दन पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। वो उसे किस करते हुए बोला, हाय, तुम्हारा ये शर्माना यही तो पागल करता है मुझे चिली फ्लेक्स। शीतल गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, आप मुझे बहुत परेशान करते हैं मिस्टर ग्रीन आइस। रजत उसे किस करते हुए बोला, तुम्हें परेशान करना हक है मेरा, तुम मुझसे ये हक छीन नहीं सकती। अब तुम मुझे परेशान नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें परेशान करूँगा ना। शीतल ने अपने हाथ दीवार पर रख दिए। रजत ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा लीं। शीतल की सांसें अब और भी ज़्यादा गहरी होने लगी थी।
रजत ने शीतल की ड्रेस की जिप खोला और नीचे की तरफ सरका दिया। शीतल की पीठ उसकी तरफ पूरी तरह से खुली हुई थी। रजत ने अपने तपते हुए होठ उसकी पीठ पर रखे और उसे पैशनेटली किस करने लगा। शीतल और भी ज़्यादा सिहरने लगी थी। उसे अपनी जान पूरी तरह से रजत की मुट्ठी में महसूस हो रही थी। जब भी रजत इस तरह से उस पर प्यार लुटाया करता था, वो सच में एकदम से पागल हो जाया करती थी और एकदम से मचलने लगती थी। रजत उसे किस करते हुए नीचे की तरफ झुकने लगा और अचानक ही उसकी कमर के पास आकर जब रजत ने उसे अपनी तरफ पलट लिया तो शीतल बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसे देखने लगी। अगले शीतल के बाकी के कपड़े भी उसके जिस्म से नीचे की तरफ सरक चुके थे। शीतल के होठ थर-थर कांपने लगे और जैसे ही उसे रजत के होठ खुद पर महसूस हुए, उसने अपने होठों को काट लिया और रजत के बालों में अपनी उंगलियां फंसा ली। उसकी अब जान निकलने लगी थी। वो पहले ही बुरी तरह से तड़प रही थी और रजत ने उसे और भी ज़्यादा तड़पाना शुरू कर दिया था। उसे तड़पाते तड़पाते ही रजत एकदम से रुका और फिर उसकी तरफ अपना चेहरा हल्का सा उठाकर बोला, मुझसे ज़्यादा भूख तो तुम्हें लगी थी चिली फ्लेक्स और तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। शीतल ने अपना चेहरा हल्का सा घुमा लिया। रजत की ये बातें उसे और ज़्यादा पागल कर रही थी। शीतल ने गुस्से से देखा और अगले ही पल उसे धक्का देकर दीवार से लगाया और खुद उसके पास आकर उसके होठों को चूमने लगी। वो इतनी ज़्यादा सेड्यूस और मदहोश हो चुकी थी कि अब उसे कोई और ख्याल ही नहीं था और उसे यूँ देखकर रजत के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। उसने शीतल को पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके हाथ शीतल की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे और उसकी बॉडी को प्रेस कर रहे थे। शीतल भी उसे इंटेंसिटी से किस कर रही थी। फिर अचानक ही उसने कसकर अपनी आंखें मींची। उसे अपने लोअर बॉडी में एक पेन महसूस हुआ जो रजत ने उसे दिया था। उसका हाथ रजत के कंधों पर अब कसता ही जा रहा था और उसकी वो दर्द भरी आवाज़ उस पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी। तकरीबन 1 घंटा रजत और शीतल ने उस वॉशरूम में बिताया और फिर दोनों वॉशरूम से बाहर आए। शीतल क्लोसेट की तरफ जाने लगी थी तो रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है, मेरी भूख तो शांत हो चुकी है। शीतल ने पलटकर घूरते हुए उसे देखा और बोली, ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए, बहुत अच्छी तरह से जानती हो बाहर कुछ नहीं खाते आप। रजत उसके पास आया और बोला, तुम्हें खाया हूँ तो तुम थक गई होगी ना। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया? जो किया आपने किया तो उसमें मुझे थकावट कैसे हुई? आपके लिए मैं डिनर लेकर आऊँगी, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत थकावट मुझे हुई भी तो आप दूर कर दीजिएगा। ये बोलते हुए वो अपना हाथ रजत के सीने पर गोल गोल चलाने लगी तो रजत ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी और बोला, पहले ही थकावट दूर न कर दो तुम्हारी। शीतल उसे धक्का दिया और बोली, बहुत बेशर्म है आप, अभी अभी आपने इतना कुछ किया और एक बार फिर से तैयार हो गए। सच में पागल बिल्ला ही हैं आप। हर वक्त पंजा मारने के लिए जो तैयार रहते हैं, पर नहीं, पहले आप कुछ खाइए, उसके बाद आपको सीधा सोना है, ना कि इधर उधर की फालतू की हरकतें करनी है। ये बोलते हुए वो क्लोसेट से अपने कपड़े पहनने लगी। रजत ने उसे तेजी नज़रों से देख रहा था। शीतल उसकी नज़रों की तपिश बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि रजत उसका पीछा तो बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी रजत को नखरे दिखाकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था। कुछ देर बाद शीतल नीचे किचन में आई और रजत के लिए खाना सर्व करने लगी। वो अपने हाथों में ट्रे लिए बाहर की तरफ आई और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़रें बाहर दरवाजे की तरफ गई। दरवाज़ा खुला देखकर वो खुद से ही बोली, दरवाज़ा क्यों खुला है? रात को तो दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो आज इतनी रात को दरवाज़ा खुला कैसे रह गया? ये बोलते हुए उसने ट्रे को टेबल पर रखा और बाहर की तरफ आई तो बाहर उसकी नज़र गार्डन एरिया पर गई, जहाँ पर लाइट ऑन थी। डिम लाइट ऑन होती से वो ज़्यादा नहीं सोचती, लेकिन वहाँ पर इतनी बड़ी वाली लाइट ऑन थी तो वो बाहर की तरफ आई। उसने देखा कि बाहर गार्डन में झूले पर प्रिशा बैठी है और उसका चेहरा बेहद मायूस लग रहा है। वो जल्दी से प्रिशा के पास आई और उसे देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रिशा?
प्रिशा ने जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी वो एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे रोते हुए देखकर अब शीतल बिल्कुल उसके करीब आ गई और हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम रो क्यों रही हो? प्रिशा ने तुरंत अपने आंसू साफ किए और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? मैं बिल्कुल नहीं रो रही थी और रोने की तो कोई वजह नहीं होती। मेरे पास रोने की वजह कैसे होगी? सब कुछ तो है मेरे पास। शीतल तुरंत बोली, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो प्रिशा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम रो रही थी यहाँ पर। प्रिशा तुरंत बोली, पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? भाई कमरे में हैं और आप यहाँ पर, उन्होंने आपको छोड़ कैसे दिया? ये बोलकर वो हंसी तो शीतल भी हल्का सा मुस्कुराई। प्रिशा जिस तरह से बात बदलने की कोशिश कर रही थी वो शीतल बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी और वो ये भी कि उसके पूछने से प्रिशा उसे कुछ नहीं बताएगी। उसे प्रिशा के बारे में अगर कुछ पता लगाना होगा तो वो कामाक्षी जी है जो सिर्फ उसकी मदद कर सकती है। प्रिशा अंगड़ाई लेकर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन अब लगता है अगर मैं 5 मिनट के अंदर नहीं गई ना तो यहाँ खड़ी खड़ी सो जाऊँगी। मैं जा रही हूँ अंदर और आप भी जाइए भाई के पास, बेचारे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बोलकर वो मुस्कुराई और फिर अंदर की तरफ चली गई। शीतल उसे जाते देख बोली, कुछ तो ऐसा है जो तुम मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी आंखों में आंसू यूं ही नहीं हो सकते। मुझे तुम्हारे बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे तुम्हारे बारे में सब पता लगाना होगा। वो गहरी सांस लेकर वापस अंदर की तरफ चली गई और खाना लेकर अपने कमरे में गई। रजत उसका ही वेट कर रहा था, लेकिन कब वेट करते करते उसकी आँख लग गई, उसे तो पता नहीं चला। शीतल ने जब उसे सोते हुए देखा तो उसने बिना आवाज़ के ट्रे टेबल पर रखी और मुस्कुराते हुए उसके पास आ गई। उसने रजत के सिर पर हल्के से अपना हाथ रखा और कुछ देर यूं ही उसे देखते रहने के बाद बोली, कुछ तो छुपाया आपने आज मुझसे मिस्टर भोसले, लेकिन जानती हूँ ज़रूर ऐसा कुछ होगा जिसे सुनकर शायद मुझे टेंशन होगी या फिर फिक्र, और मुझे परेशान तो आप बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मुझे वो बात आप नहीं बताएंगे। और शायद उन्हीं परेशानियों ने आपको इतना ज़्यादा थका दिया कि आप ऐसे ही सो गए, पर आप ऐसे सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे हैं। मन कर रहा है कि आपकी इस क्यूटनेस को ही बाइट कर लूँ। ये बोलते हुए उसने हल्का सा रजत के गाल को खींचा और हंसने लगी। नीचे की तरफ झुककर अब उसने रजत के सीने पर अपना सिर रखा और अपनी भी आंखें बंद कर ली। सुबह का वक्त रजत की आंखें खुली और आंखें खुलते ही शीतल का चेहरा उसके सामने था। उसने शीतल को कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था। शीतल बिना आंखें खोले ही बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रीन आइज। शीतल ने जिस तरह से उसे गुड मॉर्निंग कहा, रजत को अपने जिस्म में हलचल सी महसूस होनी शुरू हो गई थी और वो हलचल शीतल को भी तुरंत ही महसूस हुई। शीतल ने अपनी आंखें खोली। रजत उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन को किस करने लगा। शीतल मुस्कुराते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर ग्रीन आइज, अब आप शुरू मत हो जाइएगा। आज स्वीटी का स्कूल में पहला दिन है और मैं नहीं चाहती कि स्वीटी बिल्कुल भी लेट हो जाए, इसीलिए आप जाइए अपने जिम में और मुझे स्वीटी को रेडी करने दीजिए। रजत ने मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना मेरा कितना मूड है। शीतल हल्का सा ऊपर की तरफ उठी और उसके सीने पर अपनी उंगली रखते हुए बोली, अपने मूड को थोड़ा सा कंट्रोल में रखा कीजिए मिस्टर ग्रीन आइज, हमारे दो बच्चे भी हैं, अब मुझे उठने दीजिए। ये बोलकर वो बेड से उठने लगी। रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, ये क्या बात हुई? बच्चे हैं तो क्या रोमांस करना छोड़ दो, संन्यास ले लो क्या? मुझे नहीं पता बाकी कुछ भी, तो अब मुझे गुड मॉर्निंग किस चाहिए। शीतल बोली, बिना ब्रश किए। रजत हंसा और बोला, हो सकता है तुम्हारे माउथ के जम्स और मेरे माउथ के जम्स रिलेशनशिप में हो, ऐसे में उन्हें एक दूसरे से दूर रखना उनके साथ तो नाइंसाफ़ी होगी ना।
ये बोलकर उसने तुरंत शीतल के होठों को अपने होठों में कैप्चर किया और उसे किस करने लगा। उसकी किस्म खत्म हुई तो शीतल तुरंत बेड से उठकर वॉशरूम में भाग गई। उसे स्वीटी को रेडी करना था। वो रूम से बाहर चली गई तो रजत भी फ्रेश होकर अपने जिम एरिया में गया। जिम एरिया से वापस आने के बाद रजत अपने रूम में आया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। ऑफिस जाने से पहले उसे शीतल के साथ ब्रेकफास्ट करना था। वो नीचे की तरफ आया तो उसे शीतल कहीं नज़र नहीं आई। उसने कामाक्षी जी की तरफ और देखा और बोला, माँ शीतल कहाँ है? कामाक्षी जी मुस्कुराई और बोली, वो तो स्वीटी के साथ गई। रजत हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मतलब वो स्वीटी के साथ गई? कामाक्षी जी हंसी और बोली, तुम भूल गए क्या? आज स्वीटी का स्कूल में पहला दिन है। वो परी को ड्रॉप करने स्कूल गई है। जैसे ही रजत ने कामाक्षी जी की बात सुनी, उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। वो हड़बड़ा कर बोला, कब गई है शीतल? कामाक्षी जी कुछ सोचते हुए बोली, यही तकरीबन आधा घंटा पहले। अभी उसकी बात पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि रजत तुरंत बाहर की तरफ भागा। उसने बाहर गार्ड्स की तरफ देखा और पूछा कि शीतल के साथ गार्ड्स की टीम गई है या नहीं, तो उन्होंने अपना सर ना में हिलाया। एक गार्ड रजत की तरफ देखते हुए बोला, हमने कहा था मैडम को कि गार्ड्स की टीम साथ लेकर जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रजत गुस्से से उसे गिरेबान से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं या फिर किसी और के? क्या कहा था मैंने तुमसे कि कोई भी भोसले मेंशन से बाहर जाए तो उसके साथ गार्ड्स की टीम जाएगी? तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उन्हें अकेला भेजने की? ये बोलकर उसने झट से उसके गार्ड को छोड़ा तो वो गार्ड नीचे की तरफ जा गिरा। रजत तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और स्वीटी के स्कूल की तरफ निकल गया। रास्ते में वो शीतल को फ़ोन कर रहा था, लेकिन शीतल फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। हाईवे पर गाड़ी रजत की स्पीड दौड़ रही थी। वो स्कूल की तरफ जा रहा था, जहाँ पर शीतल स्वीटी को छोड़ने गई थी। रास्ते में उसे शीतल की गाड़ी कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। रजत लगातार शीतल को कॉल कर रहा था, लेकिन सामने से कोई कॉल रिसीव कर ही नहीं रहा था और अब अचानक ही शीतल का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। रजत को अब और भी ज़्यादा डर लगने लगा। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था चिली फ्रेश, पर गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम ऐसे अकेले कहीं नहीं जाओगी, लेकिन मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम ऐसे लापरवाही कर दोगी। ओ गॉड, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं। ये बोलते बोलते उसके चेहरे पर एक डर साफ नज़र आ रहा था। रजत किसी से डरता तो नहीं था, लेकिन जब बात शीतल की और बाकी पूरे परिवार की आ जाती तो उसके चेहरे का डर भी दिखाई देता और उनके लिए प्यार भी। रजत ने लगातार 3-4 बार शीतल को कॉल किया और जब उसका फ़ोन अब स्विच ऑफ आने लगा तो उसने जोर से अपना फ़ोन नीचे पटकना चाहा, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर नीरज का कॉल था, जिसे रजत ने शीतल को लोकेशन पता करने के लिए कहा। रजत ने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से आवाज़ आई, सॉरी बॉस, लेकिन मैडम की लोकेशन का कुछ पता नहीं चल पा रहा। उनकी आखिरी लोकेशन स्कूल की शो हो रही है, उसके बाद से वो कहाँ है कुछ पता नहीं चल पा रहा। रजत गुस्से से बोला, अगर मुझे शीतल नहीं मिली ना नीरज, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे किसी भी तरह शीतल की लोकेशन पता लगा कर दो, वरना भूल जाना कि तुम इस दुनिया में रह पाओगे। उसकी बात सुनकर नीरज डर से कांपने लगा। वो जल्दी से बोला, आप फिक्र मत कीजिए बॉस, मैं अभी शीतल मैडम के बारे में जानकारी निकालता हूँ। उनकी लोकेशन जल्द ही मैं आपको शेयर करता हूँ। ये बोलकर नीरज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। रजत की गाड़ी रुकी। वो स्कूल से बाहर खड़ा था, जहाँ शीतल की लास्ट लोकेशन शो हो रही थी। वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ आया तो अंदर स्टाफ से उसे पता चला कि शीतल स्वीटी को ड्रॉप करने गई थी, लेकिन स्वीटी को ड्रॉप करने के बाद वो वहाँ से चली गई। रजत गुस्से से मुट्ठियाँ कसते हुए वापस बाहर की तरफ गया। उसने जोर से अपना पैर गाड़ी के टायर पर मारा, लेकिन फिर अचानक से ही वो अपनी गाड़ी में बैठा और गुस्से से दांत पीसते
हंसते हुए बोला, बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। भले ही उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन उस एक्सीडेंट के पीछे तुम्हारा ही हाथ था और अब भी शीतल के ना मिलने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलते हुए वो अपनी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा रफ ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा और पसीना आ रहा था। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी ओबराय हाउस के बाहर आकर रुकी, जहाँ पर विराट अपने डैड के साथ रह रहा था। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आया तो गार्ड ने उसे रोकना चाहा। रजत ने एक जोरदार थप्पड़ उस गार्ड के चेहरे पर जड़ाया और अपनी कमर से गन निकाल कर बोला, अगर जुबान भी बाहर निकाली तो गोली सीधा सर के आर पार होगी और बचने का कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। उसकी बात सुनकर गार्ड डर से थर थर काँपने लगा। रजत अंदर आया तो अंदर हॉल में ही उसे विराट नजर आया, जो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था और फ़ोन पर बात करते हुए बोला, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। लेकिन उसकी बात अधूरी ही रह गई जब रजत ने उसके हाथों से फ़ोन लेकर नीचे ज़मीन पर पटक दिया और अगले ही पल उसे जोर से धक्का दे दिया। विराट सीधा सोफे पर जा गिरा। वो सोफे से उठता उससे पहले ही रजत ने उसके ऊपर झुककर उसका गिरेबान पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, शीतल कहाँ है? विराट हैरानी भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे क्या पता, उसे तो तुमने मुझसे छीन लिया, मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें पता है शीतल कहाँ है। उसे गायब करने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना? लेकिन अगर उसे कुछ हो ना तो मैं तुम्हें जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। विराट, पहले तुम्हें जिंदा छोड़कर गलती कर दी, लेकिन रजत भोसले बार बार ये गलती नहीं करता। ये बोलते हुए रजत का चेहरा हद से ज़्यादा लाल हो चुका था। विराट ने उसे धक्का दिया और बोला, मुझे नहीं पता कि शीतल कहाँ है। उससे धक्का देने से रजत हल्का सा लड़खड़ाया, लेकिन अगले ही पल वो वापस विराट पर झुका और इस बार उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन विराट के सिर पर लगा दी। विराट की तो हैरानी से आंखें ही बड़ी हो गई। रजत उसकी आंखों में अपनी लाल दहकती हुई आंखों से देखते हुए बोला, अब बता मुझे शीतल कहाँ है, वरना तुझे बोलने का मौका तो बिल्कुल नहीं दूंगा। शीतल को तो मैं कैसे भी ढूंढ ही लूँगा, लेकिन तू आज अपनी ज़िंदगी से हाथ धोकर बैठेगा। तभी वहाँ पर एक आवाज़ गूंजी, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ही घर पर आकर मेरे ही बेटे पर गन पॉइंट करने की। इस आवाज़ को सुनकर रजत ने अपना चेहरा घुमाकर सामने की तरफ देखा तो मिस्टर ओबरॉय रजत की तरफ आ रहे थे और वो भी गुस्से से एकदम लाल हो चुके थे। रजत ने उनकी तरफ देखा और बोला, आप जो भी हैं मेरे मैटर से दूर रहिए। आपसे बात नहीं कर रहा मैं और बात मुझे अब करनी भी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी शीतल का पता चाहिए, जल्दी बताओ। ये बोलते हुए रजत ने वापस विराट की तरफ देखा। मिस्टर ओबराय चिल्लाते हुए बोले, हमें क्या पता तुम्हारी बीवी कहाँ है, होगी किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए। वैसे भी ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। अभी वो बोल ही रहे थे कि रजत, जो पहले से ही गुस्से से काँप रहा था, अब वो खुद पर कंट्रोल खोने लगा। वो तुरंत मिस्टर ओबरॉय की तरफ बढ़ गया और अगले ही पल उसने गन उस पर पॉइंट कर दी थी। मिस्टर ओबरॉय की आंखें बड़ी हो गई। रजत उनकी तरफ देखते हुए बोला, उनका लिहाज तो सिर्फ गन पॉइंट की है, वरना मेरी चिली फ्लेक्स के बारे में कोई ऐसी बकवास करने की कोशिश की तो मारने से पहले मैं एक बार भी ना सोचूं। बोलिए अपने इस चूजे को कि मेरी चिली फ्लेक्स के बारे में बताए, इसने क्या हरकत की है उसके साथ और कहाँ रखा है उसे। विराट अपनी जगह से खड़ा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, जब मैंने कहा ना मुझे नहीं पता शीतल कहाँ है, वो मुझे सच में नहीं पता। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर तुम्हें शीतल की परवाह है तो शीतल की फ़िक्र मुझे भी है। भले ही मेरी उसके साथ शादी नहीं हुई, लेकिन मैं अभी भी उससे प्यार। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गया जब रजत ने अब गुस्से से उसकी तरफ देखा और गन की
भी पॉइंट उसकी तरफ कर दी। उसके बीच अब एक और बात होती, उससे पहले ही रजत का फ़ोन बजने लगा। रजत ने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो शीतल के नंबर से कॉल होते देख उसकी आंखें हैरत में फैल गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, गुस्सा भी था और राहत भी थी। वो तुरंत वहाँ से निकल गया और मिस्टर ओबराय और विराट उसकी तरफ बस देखते ही रह गए। विराट के जाते ही विराट मिस्टर ओबराय के पास आया और गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या किया है आपने शीतल के साथ? मैं बता रहा हूँ आपको डैड, अगर आपने उसे ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊँगा कि आप मेरे डैड हैं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा और आपसे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। मुझे शीतल मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारी है मिस्टर ओबरॉय। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके डैड हंसते हुए बोले, तो मत रखो मेरे साथ कोई रिश्ता, लेकिन उस लड़की को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल वो मेरे कब्ज़े में नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द मेरे कब्ज़े में होगी और मैं सिर्फ उसका अकेले का दुश्मन नहीं हूँ। जिस तरह से ये उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है ना, साफ साफ पता चल रहा है कि उसके दुश्मन तो बहुत सारे हैं। अब क्या पता किसने उसके साथ क्या ही किया हो। ये बोलते हुए मिस्टर ओबरॉय के चेहरे पर बेफिक्री भरे एक्सप्रेशन थे। विराट उसकी तरफ देखता ही रहा और फिर अपना फ़ोन लेकर वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। उसे भी शीतल को ढूंढना जो था। वहीं दूसरी तरफ हाईटेक मॉल, रजत की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वह तुरंत लिफ्ट की ओर बढ़ी। वो लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर आई, जहाँ पर गिफ्ट स्टोर पर शीतल श्रेया के साथ खड़ी थी। जैसे ही रजत स्टोर का दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ आया, शीतल ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। रजत गुस्से से कांपते हुए शीतल के पास आया। शीतल कुछ रिएक्ट करती उससे पहले रजत ने उसे कंधों से पकड़ा और लगभग से गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, ये क्या हरकत है? हाँ, समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ कि कुछ भी करोगी? तुम पागल हो गई हो? किसने कहा तुमसे अकेले यूं ही कहीं जाने को? और नंबर क्यों बंद रखा था तुम्हारा? तुम्हें पता भी है कि मैं पागलों की तरह तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था और न जाने कितने ही बार तुम्हें कॉल कर रहा था, लेकिन तुम तो न जाने किस दुनिया में खोई हो। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? ये बोलते हुए उसका गुस्सा जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था, वहाँ स्टोर पर खड़ा सारा स्टाफ अजय और शीतल की तरफ ही देख रहा था। श्रेया जो वहाँ पर अपने किसी फ्रेंड के लिए गिफ्ट सेलेक्ट करने आई थी, वो भी रजत के गुस्से को देखकर अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी ही रह गई। शीतल की आंखों में नमी तैर गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि रजत का खुद को यूं डांटना। शीतल की आंखों में नमी देखकर रजत जो गुस्से से लाल हो रहा था, वो अचानक से पिघलने लगा। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखें खोली और शीतल को कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी उसकी नज़र अपने सामने की तरफ गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब वहाँ पर शीतल नहीं थी। उसने तुरंत श्रेया की तरफ देखा तो श्रेया धीमे से बोली, वो बाहर चली गई। रजत समझ चुका था कि शीतल उससे नाराज़ हो गई है। वो तुरंत बाहर की तरफ भागा और उसकी नज़रें उसे इधर उधर ढूंढने लगी। सामने से ही उसे शीतल एक लिफ्ट के अंदर एंटर करती हुई दिखाई दी। वो जल्दी से उसके पास आया। लिफ्ट बंद होती उससे पहले ही रजत ने अपना पैर लिफ्ट में फंसाकर लिफ्ट को रोक दिया था। शीतल शिकायती भरी नज़रों से रजत को देख रही थी। जब वो आज स्वीटी को स्कूल ड्रॉप करने गई तब वो स्कूल से बाहर निकली थी कि श्रेया का कॉल उसे आया और श्रेया ने जिस तरह से उसके सामने रिक्वेस्ट की थी वो उसे मना ही नहीं कर पाई और उसके साथ मौत आ गई। उसने रजत को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन फर्स्ट से निकाला तो उसका फ़ोन बंद हो चुका था। उसे खुद पता नहीं चला कि उसका फ़ोन कैसे बंद हो गया, लेकिन उसने जल्द ही फ़ोन को ऑन कर रजत को कॉल कर दिया था। रजत लिफ्ट के अंदर आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे नाराज़ हो रही हो क्या चिली फ्लेक्स? तुम जानते भी हो तुम मुझे नहीं मिल रही थी तो मेरा क्या हाल हो रहा था। पागल हो गया था मैं, दिमाग घूम गया था मेरा, और अब तुम मुझे देखकर चेहरा घुमा रही हो। शीतल गुस्से से बोली, तो और क्या करूं? ऐसे डांटता है क्या कोई, जैसे आप मुझे डांट रहे थे? वो शीतल की तरफ देखते हुए
एक बार फिर से बोला, जवाब दो मुझे, अगर मेरी डांट नहीं खाना चाहती तो क्या तुम मुझसे प्यार चाहिए? उसका सवाल सुनकर शीतल की सांसें अब गहरी होने लगी। उसने लिफ्ट के दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर ग्रीन आइज, दरवाज़ा खुल जाएगा। जब तुरंत बोला, ऐसे ही किसी लड़की के पास नहीं हूँ मैं, मेरी बीवी हो तुम, और अपनी बीवी को प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अपनी बीवी को तो आदमी कहीं भी प्यार कर सकता है, और मैं तो रजत भोसले हूँ। रजत भोसले की तो बात ही अलग होती है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्का सा गुरूर भी झलक रहा था। शीतल हल्का सा मुस्कुराई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, रजत भोसले की बात ही अलग होती है, और इसी अलग बात पर तो फिदा हूँ मैं। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ जैसी इंटेंस थी, उसे सुनकर तो अब रजत और भी ज़्यादा उसका कायल होने लगा था। और वो अच्छे से शीतल के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, तो फिर इतनी फिदा हो तो प्यार करने से रोक क्यों रही हो? थोड़ा सा प्यार तो यहाँ पर करना बनता ही है। आखिर गलती जो की है तुमने मुझे परेशान करने की, तो अब थोड़ी परेशानी तो तुम्हें भी झेलनी पड़ेगी। ये बोलकर उसने शीतल के होठों पर अपने होठ रख दिए। शीतल ने भी अपनी इजाज़त देते हुए अपनी पलकें झुका ली थी और रजत के होठों को खुद पर महसूस कर उसे रिस्पॉन्स देने लगी। रजत ने अपना हाथ उसके पेट पर रखा। शीतल ने तुरंत उसके हाथ को रोका और उसे खुद से अलग किया। वो जल्दी से बोली, मिस्टर भोसले, हम लिफ्ट में हैं, किस तक तो चलता है, लेकिन ये सब। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने बिना पीछे की तरफ देखे ही लिफ्ट के 2-3 बटन्स एक साथ दबाए तो वो लिफ्ट वहीं पर रुक गई। शीतल की तो अब आंखें ही बड़ी हो गई। रजत उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें? शीतल गहरी सांसें लेते हुए बोली, लेकिन श्रेया, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में? मुझे उसके पास जाना होगा, उसे ज़रूर। अभी वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसकी नाजुक कलाइयों को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और ऊपर की तरफ लगाकर उसे इंटेंस नज़रों से देखकर बोला, फिलहाल तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है। शीतल उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं ज़रूरत हूँ सिर्फ आपकी? रजत मुस्कुराया और बोला, बातों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो सिली गर्ल? शीतल भी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, सच जाने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर मैं हूँ कौन? क्या ज़रूरत, आदत, इश्क या फिर पत्नी? तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसको नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।